नमस्कार। आज हम राजस्थान के भूगोल की एक बेहद अहम परत खोलने जा रहे हैं और वो है यहाँ की मिट्टियाँ। जी। हमारे पास जो जानकारी और स्रोत उपलब्ध हैं उनके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान की ज़मीन का मिजाज कैसा है, मतलब कहाँ किस तरह की मिट्टी मिलती है और इसका वहाँ के जीवन और खेती पर क्या असर पड़ता है। बिल्कुल, ये एक दिलचस्प पड़ताल होगी। देखिए, राजस्थान मतलब सिर्फ रेगिस्तान नहीं है ना। हाँ बिल्कुल है। यहाँ मिट्टियों में भी गजब की विविधता है और यही विविधता तय करती है कि कहाँ क्या उगेगा, कहाँ पानी रुकेगा और कहाँ शायद बह जाएगा। सही कहा। तो चलिए इस जानकारी के सागर में उतरते हैं और राजस्थान की मिट्टियों की कहानी को परत दर परत समझते हैं। जी। सबसे पहले रुख करते हैं राजस्थान के उस विशाल पश्चिमी हिस्से का जो थार मरुस्थल का घर है। हाँ, पश्चिम राजस्थान। हाँ, यहाँ दूर दूर तक फैली है रेतीली बालुई मिट्टी, जिसे मरुस्थलीय मृदा भी कहते हैं। ये राजस्थान के लगभग 2/3 हिस्से पर आप सोचिए अपना राज जमाए हुए है। 2/3 हिस्सा बहुत बड़ा इलाका है ये तो। हाँ, पश्चिमी राजस्थान की पहचान है ये मिट्टी। इसके बनने का कारण भी शायद यहाँ का सूखा मौसम और खास चट्टानें होंगी। बिल्कुल, ये ग्रेनाइट और बालुआ पत्थर मतलब सैंडस्टोन उनके टूटने से बनती है। अच्छा, सैंडस्टोन से। तो इसका मतलब इसके कण काफी मोटे होते होंगे। बिल्कुल, इसके कण मोटे होते हैं और इसी वजह से इसमें पानी रोकने की क्षमता, जिसे हम वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कहते हैं, वो बहुत कम होती है। अच्छा। पानी डालती जैसे नीचे चला जाता है। साथ ही इसमें पौधों के लिए जो जरूरी पोषक तत्व है ना, खासकर नाइट्रोजन, उसकी भारी कमी होती है। हाँ, नाइट्रोजन तो वैसे भी रेगिस्तानी मिट्टियों में कम ही मिलता है। हाँ, पर हाँ, कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा थोड़ी बेहतर मिल जाती है इसमें। मोटे कणों का एक और नतीजा तो होता होगा, हवा के साथ इनका उड़ना, मतलब मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन जिसे कहते हैं। हाँ हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये मिट्टी हल्की होने और कण मोटे होने की वजह से हवा के साथ आसानी से उड़ जाती है, एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। इसी को पवन द्वारा विस्थापन कहते हैं और ये पश्चिमी राजस्थान की एक बहुत बड़ी चुनौती है। सही है। और हाँ, इन मिट्टियों में अक्सर लवणता, मतलब खारापन, सैलिनिटी, वो भी ज्यादा होती है और उपजाऊपन, फर्टिलिटी तो कम होती ही है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि इस इतने बड़े इलाके में खेती करना लगभग नामुमकिन है, या फिर इसमें भी कुछ अलग अलग तरह की किस्में हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खेती नहीं होती, लेकिन चुनौतियां तो बहुत हैं। और हाँ, ये मरुस्थलीय मिट्टी भी पूरी एक जैसी नहीं है। अच्छा। इसके भी 3 मुख्य प्रकार देखने को मिलते हैं। पहला है लाल रेतीली मिट्टी। लाल रेतीली। हाँ, ये जोधपुर, पाली, जालौर, चूरू और झुंझुनू जैसे जिलों में दिखती है। रंग में थोड़ी हल्की लाली लिए हुए होती है। अगर यहाँ सिंचाई की व्यवस्था हो जाए, जैसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना से कुछ इलाकों में हुआ भी है, हाँ, हुआ है। तो बाजरा, मोठ, ग्वार जैसी जो कम पानी वाली फसलें हैं वो उगाई जा सकती हैं। अच्छा, मतलब पानी मिल जाए तो कुछ उम्मीद बनती है। और दूसरा प्रकार कौन सा है? दूसरा प्रकार है खारी मिट्टी। अब जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इसमें नमक यानी लवण, उसकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ये इतनी खारी होती है कि खेती के लिए तो लगभग अनुपयुक्त है। ये जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर के कुछ हिस्सों में, खासकर जो निचले इलाके हैं या झीलों के पास, वहां पाई जाती है। समझ गया। और तीसरा प्रकार? तीसरा है पीली भूरी रेतीली मिट्टी। इसका रंग थोड़ा पीलापन लिए हुए भूरा होता है। ये मुख्य रूप से नागौर और पाली जिलों में मिलती है। अच्छा। तो देखिए, जिसे हम मोटे तौर पर बस रेतीली मिट्टी कह देते हैं, उसमें भी कितनी अलग अलग किस्में हैं जो वहाँ की स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं। अब पश्चिम से थोड़ा पूर्व की ओर बढ़ते हैं, मतलब अरावली के पश्चिमी किनारों की तरफ। यहाँ मिलती है भूरी रेतीली बालुई मिट्टी। भूरी रेतीली। हाँ, इसे सिरोजम या घूसर मरुस्थलीय मिट्टी भी कहते हैं। अच्छा, सिरोजम। ये रेतीली मिट्टी से कैसे अलग है? क्या ये उससे थोड़ी बेहतर है? हाँ, थोड़ी बेहतर कह सकते हैं। देखिए, है तो ये भी रेतीली ही, लेकिन इसमें नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थ जो हैं, वो उस वाली रेतीली मिट्टी की तुलना में कुछ बेहतर होते हैं। अच्छा। इस वजह से इसकी उर्वरा शक्ति, मतलब फर्टिलिटी, वो थोड़ी ज्यादा होती है। ये उन इलाकों में मिलती है जहां पूरी तरह रेगिस्तान वाली स्थिति नहीं है, लेकिन मिट्टी पर रेत का प्रभाव साफ दिखता है। और ये किन जिलों में प्रमुखता से मिलती है? ये मुख्यतः नागौर, पाली, सीकर, झुंझुनू से लेकर अजमेर और जयपुर के जो पश्चिमी हिस्से हैं वहां तक पाई जाती है। यहाँ भी पानी की उपलब्धता एक बड़ा फैक्टर है खेती के लिए, ये तो है ही। इसी से मिलती जुलती लेकिन थोड़ी अलग एक और मिट्टी है जिसे सिर्फ भूरी मिट्टी कहते हैं।
ये रेतीली नहीं है, बल्कि बनावट में थोड़ी महीन होती है। अच्छा। ये कहाँ खास तौर पर मिलती है? ये मिट्टी मुख्य रूप से बनास नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं, उनके बहाव क्षेत्र में, यानी बनास बेसिन में पाई जाती है। ओह, अच्छा, बनास बेसिन में। हाँ, नदी के प्रभाव के कारण इसकी प्रकृति थोड़ी अलग होती है। मुख्य जिले हैं भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी और अजमेर व करौली के कुछ हिस्से। तो नदी बेसिन में होने के कारण ये खेती के लिए सिरोजिम मिट्टी से बेहतर मानी जाती होगी। हाँ, बिल्कुल। बनास बेसिन वाली थोड़ी बेहतर है। चलिए अब एक और दिलचस्प मिट्टी की बात करते हैं। इसके नाम में ही उसकी एक अनोखी पहचान छिपी है, लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मतलब रंग बदलती है? ये कैसे होता है? हाँ, इसका नामकरण इसके रंग बदलने की वजह से ही हुआ है। दरअसल क्या है कि इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड यानी आयरन ऑक्साइड की मात्रा काफी होती है। अच्छा, वाकई ये तो प्रकृति का एक छोटा सा जादू जैसा है। अच्छा, ये बनती किन चट्टानों से हैं और क्या ये उपजाऊ होती है? ये मिट्टी पुरानी कठोर कायांतरित चट्टानों जैसे ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट के टूटने फूटने से बनती है। इन चट्टानों में लौह तत्व तो होते हैं, पर नाइट्रोजन और कैल्शियम जैसे पोषक तत्व प्राकृतिक रूप से कम होते हैं। इसलिए मिट्टी में भी इनकी कमी पाई जाती है। जैविक पदार्थ भी इसमें कम ही होते हैं। तो पोषक तत्वों की कमी के बावजूद क्या इसमें कुछ खास फसलें हो पाती हैं? हाँ, कम उपजाऊ होने के बावजूद ये कुछ खास फसलों के लिए ठीक रहती है। खासकर मूंगफली, कपास और मक्का की खेती के लिए इसे उपयुक्त माना जाता है। अच्छा, मूंगफली और कपास। हाँ, ये मिट्टी मुख्य रूप से सवाई माधोपुर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा और अजमेर जिलों के कुछ हिस्सों में मिलती है। अब हम राजस्थान के पूर्वी मैदानी इलाकों की ओर चलते हैं। यहाँ राज्य की सबसे उपजाऊ मिट्टी हमारा इंतजार कर रही है, जलोढ़ मिट्टी, जिसे अंग्रेजी में अलूवियल सॉइल कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी। हाँ, इसका नाम सुनते ही लगता है कि नदियों की देन होगी, जैसे उत्तर भारत के विशाल मैदानों में है। बिल्कुल सही। ये नदियों द्वारा पहाड़ों से बहाकर लाई गई बारीक मिट्टी, गाद और पोषक तत्वों के जमा होने से बनती है। राजस्थान में ये मुख्य रूप से पूर्वी मैदानी भागों में, नदियों के किनारे और बाढ़ के मैदानों में जमा हुई है। रंग इसका हल्का भूरा या लालिमा लिए हुए हो सकता है। और जाहिर है सबसे उपजाऊ है, तो खेती के लिए तो ये सर्वोत्तम होगी। इसमें कौन से पोषक तत्व खास होते हैं? इसमें देखिए, चूना, पोटाश, फास्फोरस और लौह तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, जो पौधों की बढ़त के लिए बहुत जरूरी है। जी। हालांकि उत्तर भारत की जलोढ़ मिट्टियों की तरह ही इसमें भी नाइट्रोजन और ह्यूमस मतलब जैविक पदार्थ उसकी कमी पाई जाती है। अच्छा। नाइट्रोजन इसमें भी कम है। हाँ। लेकिन सही प्रबंधन और खाद के इस्तेमाल से इसमें बेहतरीन फसलें ली जा सकती हैं। कौन सी फसलें यहाँ प्रमुखता से उगाई जाती हैं और ये किन जिलों में फैली हैं? ये मिट्टी गेहूं, सरसों, जौ, चना, कपास और तंबाकू जैसी नकदी और खाद्यान्न फसलों के लिए आदर्श है। राजस्थान का अन्न भंडार कहे जाने वाले कई जिले इसी मिट्टी पर निर्भर है। बिल्कुल। ये मुख्य रूप से जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली जिलों में मिलती हैं। और अब जो नए जिले बने हैं, जैसे खैरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, उनमें भी इसका विस्तार है। हाँ, नए जिलों में भी है। और उत्तर में गंगानगर और हनुमानगढ़ में घग्गर नदी द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी भी बहुत उपजाऊ है। जी हाँ, घग्गर का मैदान। पूर्वी मैदानों से अब हम राजस्थान के दक्षिण पूर्वी हिस्से यानी हाड़ौती के पठार की ओर बढ़ते हैं। यहाँ एक बिल्कुल अलग किस्म की मिट्टी मिलती है, काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी या ब्लैक सॉइल भी कहते हैं। काली मिट्टी, हाँ, ये तो कपास के लिए बहुत मशहूर है। और सुना है ये ज्वालामुखी से बनी चट्टानों से बनती है। हाँ, आपकी जानकारी बिल्कुल दुरुस्त है। ये मिट्टी दरअसल दक्कन के पठार का ही एक तरह से विस्तार है। अच्छा। और यहाँ ज्वालामुखी के लावा से बनी जो बेसाल्ट चट्टानें हैं, उनके टूटने या इरोजन से इसका निर्माण हुआ है। इसी वजह से इसका रंग गहरा काला होता है और इसमें बारीक कण यानी क्ले की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इसे चीका प्रधान मिट्टी भी कहते हैं। मैंने इसके बारे में एक और रोचक बात पढ़ी थी कि ये खुद जुताई कर लेती है, सेल्फ प्लाउइंग। ये कैसे होता है? हाँ, ये इसकी सबसे अनोखी खासियत है। इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी या सेल्फ प्लाउइंग सॉइल कहते हैं। होता यह है कि इसमें क्ले की मात्रा ज्यादा होने से पानी सोखने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। हाँ। गीली होने पर ये पानी सोखकर फूल जाती है और चिपचिपी हो जाती है।
लेकिन जब ये सूखती है तो पानी की कमी से सिकुड़ती है और इसमें गहरी गहरी दरारें पड़ जाती हैं। अच्छा। दरारें पड़ जाती हैं, हाँ। और ये दरारें जमीन में काफी नीचे तक हवा पहुंचाने का काम करती हैं, ठीक वैसे ही जैसे जुताई से होता है। अद्भुत। ये तो खेती में मदद करती होगी फिर। लेकिन क्या इस चिपचिपेपन या दरारों से कोई मुश्किल भी आती है? मुश्किल भी आती है। देखिए, गीली होने पर ये इतनी चिपचिपी हो जाती है कि इसमें हल चलाना या मशीनरी चलाना मुश्किल होता है। हाँ, वो तो है। और सूखने पर ये बहुत कठोर हो जाती है, इसलिए इसमें सही नमी की अवस्था में ही खेती का काम करना पड़ता है। अच्छा। पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें कैल्शियम और पोटैश तो भरपूर होता है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी यहाँ भी है। कपास के अलावा और कौन सी फसलें इसके लिए उपयुक्त हैं? और ये मिलती कहाँ है? कपास के लिए तो ये सर्वश्रेष्ठ है ही, इसीलिए इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। हाँ, कपासी मिट्टी। इसके अलावा ये गन्ना, सोयाबीन, चावल और कुछ मसालों की खेती के लिए भी बहुत अच्छी है। राजस्थान में ये मुख्य रूप से कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिलों में पाई जाती है, मतलब पूरा हाड़ौती क्षेत्र। पूरा हाड़ौती बेल्ट। जी। ये तो थीं राजस्थान के बड़े हिस्सों में फैली मुख्य मिट्टियां, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और प्रकार की मिट्टियां हैं जो छोटे क्षेत्रों में या विशेष परिस्थितियों में मिलती हैं। हाँ। उनका जिक्र करना भी जरूरी है ताकि तस्वीर पूरी हो सके। जी जरूर, क्योंकि राजस्थान की भौगोलिक विविधता इन छोटी छोटी मिट्टियों में भी झलकती है ना? बिल्कुल। जैसे एक है लाल काली मिट्टी। अब जैसा नाम से जाहिर है, इसमें लाल और काली दोनों मिट्टियों के गुण पाए जाते हैं। अच्छा, मिक्स। हाँ, एक तरह से ये मालवा पठार की काली मिट्टी और अरावली की लाल मिट्टी के बीच का संक्रमण क्षेत्र, ट्रांजिशन जोन है। ये चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में मिलती है। एक और समस्या जो शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में आम है, वो है मिट्टी का खारापन या लवणीयता। क्या ऐसी मिट्टी भी राजस्थान में प्रमुख है? हाँ, लवणीय मिट्टी एक गंभीर समस्या है, खासकर उन इलाकों में जहाँ सिंचाई तो है पर पानी का निकास ठीक नहीं है या फिर प्राकृतिक रूप से ही जमीन में नमक ज्यादा है। ये मुख्यतः बाड़मेर, जालौर, नागौर, बीकानेर जैसे जिलों के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। इसे स्थानीय भाषा में ऊसर, कल्लर, रेह या थूर भी कहते हैं। ऊसर, कल्लर, हाँ सुने हैं ये नाम। हाँ, अत्यधिक लवणता के कारण ये मिट्टी खेती के लिए अनुपयुक्त हो जाती है। इसमें सोडियम और मैग्नीशियम के लवण सतह पर जमा हो जाते हैं, सफेद परत जैसे। अच्छा। और पहाड़ी इलाकों की मिट्टी कैसी होती है, मतलब अरावली पर्वतमाला पर? अरावली पर्वतमाला के ढलानों और तलहटी वाले क्षेत्रों में जो मिट्टी मिलती है उसे पर्वतीय मिट्टी या लिथोसॉल्स कहते हैं। ये ज्यादातर पथरीली होती है, कंकड़ पत्थर ज्यादा होते हैं और मिट्टी की परत काफी पतली और कम विकसित होती है। हाँ, पहाड़ों पर तो ऐसा ही होता है। हाँ, इसका रंग लाल, पीला या भूरा हो सकता है। ये खेती के लिए ज्यादा उपयुक्त नहीं होती, हाँ वनों के विकास में जरूर सहायक है। और एक नाम और सुनने में आता है, लेटराइट मिट्टी। हाँ, लाल लोमी मिट्टी या लेटराइट मिट्टी। ये भी लाल रंग की होती है क्योंकि इसमें भी लौह ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है। अच्छा। ये ज्यादा बारिश और ऊंचे तापमान वाले क्षेत्रों में चट्टानों के तीव्र अपक्षालन, मतलब लीचिंग, उससे बनती है, जहां सिलिका जैसे तत्व बह जाते हैं और लोहा एल्यूमिनियम बच जाता है। अच्छा, लीचिंग से। हाँ, राजस्थान में ये बहुत ज्यादा नहीं है, पर दक्षिणी राजस्थान के कुछ हिस्सों जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में मिलती है। ये ग्रेनाइट, नीस, क्वार्ट्जाइट जैसी चट्टानों से बनती है और इसमें भी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जैसे पोषक तत्वों की कमी होती है। तो ये थी राजस्थान की अलग-अलग मिट्टियों की एक कह सकते हैं झलक। हमने देखा कि कैसे पश्चिम के तपते रेगिस्तान की रेतीली मिट्टी से लेकर पूर्व के उपजाऊ मैदानों की जलोढ़ मिट्टी और दक्षिण पूर्व के पठार की काली मिट्टी तक राजस्थान में मिट्टियों का कितना विविध संसार है। सच में ये विविधता अद्भुत है। हर मिट्टी की अपनी कहानी है, अपनी ताकत है और अपनी सीमाएं भी हैं। और ये सिर्फ खेती को ही नहीं बल्कि वहाँ के पानी, वनस्पति और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करती है। हाँ, ये समझना राजस्थान के भूगोल को समझने की एक तरह से कुंजी है। बिल्कुल सही कहा। उम्मीद है इस विस्तृत चर्चा से राजस्थान की मिट्टियों के बारे में एक स्पष्ट तस्वीर बनी होगी और ये जानकारी उपयोगी साबित होगी। निश्चित रूप से ये जानना कि किस मिट्टी में कौन से तत्व कम हैं या ज्यादा हैं, ये कृषि योजना और भूमि प्रबंधन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये बात और स्पष्ट हो गई आज। बहुत अच्छे। और हाँ, ये विषय काफी गहरा और विस्तृत है।
अगर कोई इसे और गहराई से व्यवस्थित तरीके से समझना चाहे तो हमारे राजस्थान भूगोल पर आधारित प्रिंटेड नोट्स और ई बुक PDF भी उपलब्ध है। अच्छा, इन्हें आसानी से घर बैठे मंगवाया जा सकता है या हमारी ऐप पर पढ़ा जा सकता है। उसमें आपको सभी टॉपिक्स सरल भाषा में मिल जाएंगे। ये तो बहुत बढ़िया जानकारी है। आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते एक विचार छोड़ जाती हूँ। ये मिट्टियाँ जिन पर हमारा जीवन टिका है, इन्हें बनने में हजारों लाखों साल लगे हैं। हाँ, ये बात तो है। जरा सोचिए, आज बदलती जलवायु, पानी की बढ़ती किल्लत और खेती के बदलते तरीके इन सदियों पुरानी मिट्टियों पर क्या असर डाल रहे होंगे। क्या हम इनका वैसे ही ध्यान रख पा रहे हैं जैसे ये हमारा रखती आई हैं? सोचने वाली बात है। अगली बार जब आप राजस्थान की यात्रा करें तो पैरों तले की मिट्टी को महसूस जरूर कीजिएगा। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।